हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जो ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पार्ट 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री ये चैप्टर देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। ये वीडियो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री का 5th वीडियो है। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर लिया था। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 के बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.3 का बेसिक है, वो देखने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कन्वर्स क्या होता है वो देखना है। स्टूडेंट्स, पहले ये समझते कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कंडीशन होती है। कंडीशन, ठीक है, तो कंडीशन किस तरीके की देखते हैं। द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटन इन इफ एंड देन फॉर्म। ठीक है, अगर और तो, इफ एंड देन के फॉर्म में अगर किसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, मतलब अगर और तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत सारे हमारे नेताओं ने दिया था। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अगर तुम हमें खून दोगे तो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, यहाँ पे कंडीशन था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम इफ़ एंड देन की फॉर्म में किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं, उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटन इन इफ एंड देन फॉर्म आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। जो इफ के बाद का जो हिस्सा होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंड द पार्ट ऑफ फॉलोइंग देन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो इफ के बाद लिखा जाता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं स्टूडेंट्स, और जो देन के बाद लिखा जाता है उस लाइन में जो देन के बाद का हिस्सा होगा उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कंडीशनल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द स्टेटमेंट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इस स्टेटमेंट को हमें इफ और देन में बदलना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रोम्बस क्या है। रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स, रोम्बस को 4 साइड होती है, और जिस फिगर को 4 साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसको लिखेंगे कैसे। द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द कंडीशनल फॉर्म एज इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस। अगर कोई क्वाड्रिलेटर आपका रोम्बस है तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा था कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। अब इसको हमको कंडीशनल करना है, मतलब इफ और देन में लगाना है। मतलब अगर वो रोम्बस होगा तो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर वो रोम्बस होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या किसको रोम्बस दिखाएंगे, रोम्बस के 4 साइड होते, तो हम किसे बता सकते कि 4 साइड वाला फिगर, तो यहाँ पे 4 साइड वाले फिगर को हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस, अगर कोई क्वाड्रिलेटर रोम्बस है, देन द इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये हमने एक एग्जांपल देखा था। इफ़ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशन स्टेटमेंट आर इंटरचेंज, द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, कन्वर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स उल्टा। ठीक है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का उल्टा। मतलब अगर इफ़ के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन कंडीशनल फॉर्म एज इफ़ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज। अगर एंटीसीडेंट पार्ट जो है और कॉन्सिक्वेंट जो पार्ट है उसके जगह को अगर चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, मतलब पलट दे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब इसका उल्टा करना हो तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटर इज रोम्बस। पहले हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर कोई क्वाड्रिलेटर रोम्बस है तो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। ये है सीधा, यह है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका उल्टा क्या होगा, अगर किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो जो क्वाड्रिलेटर है वो रोम्बस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का फ़र्क समझिए। मैंने पहले रोम्बस बताया कि अगर रोम्बस है तो डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, और इसका कन्वर्स मैंने क्या कहा, अगर क्वाड्रिलेटर का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो क्वाड्रिलेटर रोम्बस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है कन्वर्स, इसे कहते हैं। इफ़ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज, द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट।
इफ़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका उल्टा जो कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया कंडीशनल स्टेटमेंट का, इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे जो हमने देखा था अभी, ठीक है, इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका कन्वर्स आपके बुक में कैसे दिया है, इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज़ अ रोम्बस। अगर किसी क्वाड्रिलेटर का डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो रोम्बस होगा। ठीक है, तो इन द अबव एग्जांपल द स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स आर ट्रू। ऊपर का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट दिया वो भी सही है। अगर कोई क्वाड्रिलेटर ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटर रोम्बस है तो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, वो यहाँ दिया है। और इसका कन्वर्स क्या दिया गया, अगर डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो जो डायगोनल है वो जिस क्वाड्रिलेटर का होगा वो क्वाड्रिलेटर रोम्बस कहलाएगा। दोनों ही सही है। ठीक है, सीधा भी सही था और कन्वर्स भी सही था। बट कभी कभी क्या होता है, किसी स्टेटमेंट को अगर आप कन्वर्स करोगे तो कंडीशनल ट्रू हो सकता है बट कन्वर्स ट्रू नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर देन इट इज़ इवन और ऑड। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो वो इवन भी होगा ऑड भी होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं प्राइम नंबर लेता हूँ, प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर हो, जैसे कि टू के दो फैक्टर है 2 और 1, 3 इसके भी दो फैक्टर है 3 और 1। ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है 5, उसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है 7। इन सब के दो ही दो फैक्टर है, 3 1 जा 3 और 3 किसी के टेबल में नहीं था, 5 1 जा 5। 4 होता तो स्टूडेंट्स 4 जो है वो 4 1 जा 4, 4 के टेबल में, 1 के टेबल में और 2 के भी टेबल में, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर है। 7 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 होगा। ठीक है, क्योंकि 11 का दो ही फैक्टर है, 11 1 जा 11। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर देन इट इज़ इवन और ऑड। ये सब प्राइम नंबर है। क्या कह रहा है, अगर नंबर प्राइम नंबर है तो वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे इवन प्राइम नंबर लिखा है, तो प्राइम नंबर में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी तरीके से 13 17 19 ऐसा होगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या कह रहा है, अगर नंबर प्राइम नंबर है तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। देखो यहाँ पे इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में है, जो 2 से डिवाइड हो, देखो 2 आ रहा है, इवन भी है, और यहाँ पे सब ऑड है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो कंडीशन यहाँ पे जो लिखा था कंडीशनल वो सही है। अगर नंबर प्राइम नंबर है तो वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। लेकिन इसका कन्वर्स देखते हैं, इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। इसका कन्वर्स क्या है, सीधा क्या है, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो वो इवन भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है। इसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई नंबर इवन नंबर है और ऑड नंबर है तो वो नंबर प्राइम नंबर भी हो सकता है। लेकिन जो इसका कन्वर्स है स्टूडेंट्स वो सही नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे इवन और ऑड नंबर ले सकता हूँ। जैसे कि इवन नंबर 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, ऑड नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 का फैक्टर क्या है, 4 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 1 में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है और 1 में। 6 के तो 4 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कन्वर्स है, इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड, ये सारे नंबर इवन और ऑड थे, देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मतलब जिसके दो ही फैक्टर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कन्वर्स होता है वो हर बार सही नहीं होता है। ठीक है, प्रूफ देखते स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कदम रखा तो आपका जो तो स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में आपको सबसे पहली बार प्रूफ यानी थियोरम्स आने वाले। और थियोरम्स, ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसी को हम थियोरम कहते हैं। और थियोरम को प्रूफ कैसे करते हैं, जो स्टेप्स हम यूज़ करते हैं उसी को हम प्रूफ कहते हैं। ठीक है, जो लॉजिकल मेथड हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए उसी को हम थियोरम कहते हैं, उसी को हम प्रूफ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी हैव स्टडीड मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटर थ्रू एक्टिविटीज़। इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू लुक एट द सब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हमने अब तक ट्रायंगल्स के, एंगल्स के, क्वाड्रिलेटर्स के बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए हैं। ठीक है, आपने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 7th 8th 6th में बहुत सारी चीज़ें की होंगी। ठीक है, तो इस साल हम ज्योमेट्री सब्जेक्ट में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, विच वॉज ओरिजिनेटेड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स हु लिव्ड इन द 3rd सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन इरा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये यूक्लिड्स हैं जो कि एक बहुत बड़े ग्रीक इस देश के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बहुत सारे पॉस्टुलेट्स बनाए हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे प्रूफ्स बनाए, तो वो हम देखने जा रहे हैं। आप
इस वीडियो में, ठीक है, जो कि 3rd सेंचुरी में रहते थे, ठीक है, वो भी कब, 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इरा, मतलब आज से अभी कितना चल रहा है 2020, ठीक है, तो आज से भी 2300 साल पहले, 2320 साल पहले स्टूडेंट्स ये जो मैथमेटिशियन थे इतने पुराने थे और इन्होंने इतने पहले मैथ्स में बहुत सारे पोस्टुलेट्स बनाए, ठीक है। He gathered the knowledge of geometry prevailing at his time and streamlined it. He took for granted some self-evident geometrical statements which were accepted by all and called them postulates. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ज्योमेट्री के ऊपर नॉलेज इकट्ठा किए, ठीक है, जो भी उस टाइम में नॉलेज इनके पास अवेलेबल था वो सारे इकट्ठा किए और उनको उन्होंने, ठीक है, सेल्फ प्रूफ किया, ठीक है, खुद से प्रूफ किया, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट जो उन्होंने बनाया उनको खुद से प्रूफ किया और जिसको बाद में सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसी को हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स, ठीक है। जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया, जो इन्होंने स्टेटमेंट प्रूफ किया खुद से, ठीक है स्टूडेंट, लॉजिकल प्रूफ नहीं था वो, बस हम सोच सकते हैं जो भी इन्होंने कहा कि वो सही है, तो ऐसे ही जो इन्होंने लॉजिकल स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स। ही शोड दैट ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स सम मोर प्रॉपर्टीज़ कैन बी प्रूफ लॉजिकली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्होंने क्या कहा, जो सेल्फ एविडेंट इनके ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट थे वो सारे लोगों ने जब एक्सेप्ट किया तो पोस्टुलेट्स बना और इन्होंने कहा कि इस पोस्टुलेट्स के दम पर, ठीक है, इस पोस्टुलेट्स के बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे लॉजिकल थ्योरम्स प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पोस्टुलेट्स इनके हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज प्रूफ लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम, तो जिस प्रॉपर्टी को आप लॉजिकली प्रूफ करोगे उसको थ्योरम कहते हैं और जिनको हम लॉजिकली प्रूफ नहीं कर पाते, जो बस एक नॉर्मल इंसान को बता सकते वो सही है, जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, उसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, जो कि यूक्लिड ने पहले पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले पोस्टुलेट्स देख लेते हैं यूक्लिड्स के। सम ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स आर गिवन बिलो। देयर आर इन्फाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे बनाता हूँ, इस पॉइंट से स्टूडेंट कितने लाइन जा सकते हैं, इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, मैं यहाँ से बहुत सारे लाइन, अनगिनत लाइन यहाँ से ले जा सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकता है। देयर इज़ वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, तो स्टूडेंट 2 पॉइंट से कितने लाइन जा सकते हैं, दोनों को जुड़ता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है। और इससे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ तो ये जो लाइन है ये इसमें नहीं ज्वाइन हो रहा है, इसीलिए देयर इज़ वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे, एक। अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज इट सेंटर, किसी भी पॉइंट को सेंटर ले लो, मैं इसको सेंटर ले सकता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल बना सकता हूँ, ठीक है, इसको भी सेंटर ले सकता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल बना सकता हूँ, मतलब किसी भी पॉइंट को एक सेंटर मान करके सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर, स्टूडेंट्स सारे के सारे जो राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे से बराबर होते हैं। आपने सोचा होगा कि अरे ये तो ये क्या बोल रहा है, राइट एंगल तो सब बराबर ही होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसने ऐसा नहीं कहा कि एक्यूट एंगल बराबर होते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री, तो वो कुछ भी हो सकता है, एक एंगल 30 और एक एंगल 40 भी हो सकता है, तो सारे एक्यूट एंगल एक दूसरे से बराबर नहीं होते, है ना, ये प्रूफ, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। और दूसरा सारे ऑब्ट्यूज एंगल भी बराबर नहीं होते, क्योंकि कुछ 90 से ज़्यादा और 180 से कम, मतलब 110 भी होगा तो कुछ 120 होगा, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ सारे राइट एंगल, तो राइट एंगल से आपके दिमाग में बस एक ही एंगल आता है 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का आपके आता है, तो सारे के सारे राइट एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे को बराबर होते हैं सारे के सारे राइट एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। इनका जो 5वां जो पोस्टुलेट्स है ना, यही आपके थ्योरम, यही आपके 9th के टेक्स्ट बुक में यहाँ से ही थ्योरम की शुरुआत होगी, जो इन्होंने पोस्टुलेट्स के हिसाब से माना और खुद ही प्रूफ किया, ठीक है। तो इनका जो 5वां पोस्टुलेट्स था, इफ़ 2 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, अगर 2 इंटीरियर एंगल किसी ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनते हो, ऑफ 2 लाइन्स एड अप टू लेस देन 2 राइट एंगल, ऑफ 2 लाइन्स एड अप टू लेस देन 2 राइट एंगल, ठीक है। अगर कोई लाइन यहाँ पे मैं बनाता हूँ, 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन बनाता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर मैं एक ट्रांसवर्सल बनाता हूँ, ट्रांसवर्सल के एक ही और जो इंटीरियर एंगल बन रहा है ये दोनों, और ये दोनों को प्लस करने पे 2 राइट एंगल के बराबर आ रहा है। स्टूडेंट्स राइट एंगल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और 2 राइट एंगल को प्लस करोगे, 90 + 90 करोगे तो कितना आएगा,
वो आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इनको पॉस्टुलेट्स को समझते। इफ़ टू इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, सॉरी, ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही और अगर दो इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल है मेरा एल, ठीक है, ये मेरा ट्रांसवर्सल है और इसके एक ही और ये दोनों एंगल बन रहा है और ये इंटीरियर एंगल है एक ही साइड के ट्रांसवर्सल पे, ऑफ टू लाइन्स, ये लाइन है एम और लाइन एन, ठीक है, ये मेरे दो लाइन्स है, एड अप टू लेस देन टू राइट एंगल, और ये दोनों एंगल को प्लस करने पे 90 डिग्री से 180 से कम आता है, दो राइट एंगल के प्लस से कम आता है, देन द लाइन प्रोड्यूस इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर कोई ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन है और यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है अगर ये 180 से कम आता है, मतलब दो राइट एंगल्स के सम से कम आता है, मतलब 180 से कम आएगा, तो यहाँ पर अगर लाइन आगे और बढ़ाओगे तो ये जा करके आगे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब लाइन कैसी होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर जो दो एंगल फॉर्म हो रहा है इनका सम 180 से कम होगा। तो स्टूडेंट्स अगर 180 से कम होगा तो इस तरफ इंटरसेक्ट करेगा, ज़्यादा होगा तो मतलब इस तरफ से खुलेगा। अगर मैं ऐसा दो कोई पैरेलल लाइन बनाता हूँ और यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, अगर इस तरफ कम है तो यहाँ पे आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये लाइन और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस तरफ 180 से ज़्यादा होगा तभी ये इस तरीके से जा रहा है। मतलब क्या होना चाहिए, दो लाइन को पैरेलल होने के लिए जो इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 180 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर कोई दो लाइन है और उस पर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उसका सम अगर 180 से कम है तो वो लाइन आगे जा करके इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, ये यूक्लिड्स के 5 पॉस्टुलेट्स थे। तो पहला पॉस्टुलेट्स क्या था, एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन जा सकते हैं। दूसरा पॉस्टुलेट्स क्या था कि दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि एक पॉइंट, किधर भी एक पॉइंट को सेंटर मान करके हम सर्कल बना सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स कि सारे राइट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते, बराबर होते हैं, है ना, सब 90 डिग्री के ही होंगे तभी तो राइट एंगल कहलाते हैं। और पांचवा क्या था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दो लाइन पर कोई दो इंटीरियर एंगल बन रहा है तो अगर उन दोनों का सम दो राइट एंगल के सम से कम आता है, 180 से कम आता है, तो वो जो लाइन है जिस तरफ इंटीरियर एंगल है अगर उस तरफ से आप बढ़ाओगे तो वो इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे से टच करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे इनके 5 पॉस्टुलेट्स थे। वी हैव वेरीफाइड सम ऑफ दिस पॉस्टुलेट्स थ्रू एक्टिविटीज़। अ प्रॉपर्टी इज सपोज टू बी ट्रू इफ़ इट कैन बी प्रूव लॉजिकली। एक प्रॉपर्टी को आप ट्रू तभी मान सकते हो जब उसको आप लॉजिक से प्रूव कर सको। ठीक है, इट इज़ देन कॉल्ड अ थ्योरम। और जब आप लॉजिक से प्रूव करते हो, ठीक है, तो उसको हम थ्योरम कहते हैं। और जो लॉजिक आप इस्तेमाल करते हो प्रूफ करने के लिए, उस लॉजिक को हम प्रूफ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव वेरीफाइड सम ऑफ दिस पॉस्टुलेट्स थ्रू एक्टिविटीज़। अ प्रॉपर्टी इज सपोज टू बी ट्रू इफ इट कैन बी प्रूव लॉजिकली, इट इज़ देन कॉल्ड अ थ्योरम। अगर किसी प्रॉपर्टी को आप लॉजिकली प्रूव कर दो कि ये राइट है तो उसको थ्योरम हो जाएगा। और जिस तरीके से आप प्रूफ करोगे, जो लॉजिक आप लगाओगे उसे प्रूफ कहते हैं। द लॉजिक आर्ग्यूमेंट मेड टू बी प्रूफ अ थ्योरम इज कॉल्ड इट्स प्रूफ। तो जो लॉजिक आप लगाते हैं उसको हम प्रूफ कहते हैं। ठीक है, when we are going to prove that a conditional statement is true, its antecedent and is called given part and the consequent is called the part of to be proved। ठीक है, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को जो कि इफ़ एंड देन की फॉर्म में है जब प्रूफ करने जाएंगे तो इफ़ के बाद का जो हिस्सा होता है स्टूडेंट्स वो गिवन होता है। ठीक है, मतलब आपको दिया गया होता है कि ऐसा ऐसा है, और देन के बाद का जो पार्ट होता है वो आपको टू प्रूफ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर देन इट इज़ एन इवन और ऑड। तो आपको यहाँ पे दिया क्या कि नंबर जो है वो क्या है, प्राइम नंबर, और आपको प्रूफ क्या करना होगा कि वो इवन भी हो सकता है या तो ऑड भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। स्टूडेंट्स 2 टाइप के प्रूफ आपको सीखने, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हम दोनों को देख लेते हैं यहाँ पे कैसा कैसा दिया। लेट अस गिव अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, तो ये डायरेक्ट प्रूफ है, जहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लॉजिकली स्टेटमेंट आप लगाते हो। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखने जा रहे हैं डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप लॉजिकल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो प्रूफ करने के लिए, और ये जो प्रूफ होता है मेजॉरिटी जगह पे यही प्रूफ हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दूसरा प्रूफ है इनडायरेक्ट वो थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ेगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत ही अच्छे से। तो डायरेक्ट पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, द अपोजिट एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन आर ऑफ इक्वल मेजर। यहाँ पे आपको दो लाइन दिखाया गया और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक लाइन ये है AB और एक लाइन है CD।
ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल बन रहा है, एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल ए ओ डी, और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, बी ओ सी। ये दोनों एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो और दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ए ओ डी और बी ओ सी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ए ओ डी जो है वो किसको बराबर होगा, बी ओ सी को, ठीक है। और भी तो अपोजिट एंगल है ना स्टूडेंट्स, ये ए ओ सी किसको बराबर होगा, बी ओ डी को बराबर होगा। तो ए ओ सी और किसको बराबर होगा, बी ओ डी। स्टूडेंट्स अगर ऐसा है, आपको ऐसा कहा गया है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके अपोजिट एंगल एक दूसरे को बराबर होंगे। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो भी 30 डिग्री होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे अगर 40 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको ये कह रहा है, जो भी होगा एंगल अपोजिट होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी स्टूडेंट्स इसी थ्योरम को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, ठीक है। मैं आपको बहुत जगह पे इस थ्योरम का यूज़ जो हम सीखने जा रहे हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रूफ करने से पहले देखो, प्रूफ आपको ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसी को हम प्रूफ कहते हैं। जो लॉजिकल स्टेटमेंट यहाँ पे थ्योरम को प्रूफ करने में यूज़ हुआ है, ये गिवन पार्ट है। दिया क्या है स्टूडेंट्स की लाइन ए बी और लाइन सी डी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन ए बी है और लाइन सी डी है, ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए ओ बी कोलिनियर है, ए ओ बी कोलिनियर है और सी ओ डी कोलिनियर है, ठीक है। ये जो टू प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं वो है यहाँ पे। और प्रूफ देखो कैसे किया गया है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर ये लाइन लेता हूँ, ये लाइन लेता हूँ और यहाँ पे एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी ये एंगल, और बी ओ सी ये एंगल, ये पूरा एंगल अगर मिलाता तो स्टूडेंट्स 180 होना चाहिए। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल्स इन लीनियर पैर है, एक स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो ये पूरा एंगल 180 होता है। तो इसके बीच में मैं कितने भी एंगल बना दूँ, ये सबको प्लस करने पे ये एंगल को, ये एंगल को और तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, एक तो ये पार्ट है और दूसरा यहाँ पे ये पार्ट है, तो ये दोनों को मिला करके 180 होना चाहिए। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी ये पूरे स्ट्रेट लाइन में दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने नंबर डाला 1। और रीज़न क्या है, एंगल्स इन लीनियर पैर, ये आप 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में देख चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ डी, ठीक है। इस बार हम लोग ने क्या ले लिया है स्टूडेंट्स, इस बार यहाँ पे ले लिया गया है कि एंगल बी ओ सी ये एंगल और एंगल बी ओ डी ये एंगल। स्टूडेंट्स ये एंगल पूरा मिलाकर देखो कौन से लाइन पे बन रहा है, इस लाइन पे बन रहा है। तो एंगल्स इन लीनियर पैर है, तो एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ डी ये दोनों भी मिलाने पर एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे एंगल ए ओ सी और बी ओ सी भी 180 है, एंगल बी ओ सी और बी ओ डी भी 180 है। मतलब फ्रॉम 1 और 2 से ये दोनों का जो प्लस है वो किसके बराबर आ रहा है, ये दोनों के प्लस के बराबर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंगल ए ओ सी और बी ओ सी को प्लस करने पर एंगल बी ओ सी और बी ओ डी के बराबर आ रहा है, क्योंकि दोनों 180 है, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे जो बी ओ सी और बी ओ सी सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये बी ओ सी और बी ओ सी है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस है, ये जो प्लस है अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में आएगा। तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल बी ओ डी को बराबर है। अब देखो एंगल ए ओ सी ये जो एंगल है वो किसको बराबर है, एंगल बी ओ डी इस एंगल को बराबर है। ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी भी बराबर है। स्टूडेंट्स जिस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया उसी तरीके से हम एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी को भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो दोनों भी बराबर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके के जो भी थ्योरम्स होते हैं इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रूफ। तो स्टूडेंट्स अब हम इनडायरेक्ट प्रूफ देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ देखा हमने, बहुत सिंपल होता है। इनडायरेक्ट प्रूफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्रूफ स्टार्ट विद एन अजम्पशन दैट द कॉन्सिक्वेंस इज फॉल्स, यूजिंग इट एंड द प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेड अर्लियर वी स्टार्ट आर्गुइंग स्टेप बाय स्टेप एंड रीच अ कंक्लूजन। स्टूडेंट्स ये टाइप का जो प्रूफ होता है स्टार्ट कैसे होता है, अजम्पशन के साथ। अजम्पशन मतलब हम कुछ मानते हैं, और क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, कि जो प्रूफ करना है वो फॉल्स है, मतलब जो आपको दिया है वही गलत है। जो आपको प्रूफ करना है कि मतलब कि ये प्राइम नंबर है, आप मानोगे कि वो प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपने उल्टा माना है उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, मतलब आप एक आंसर पे आओगे।
द कंक्लूजन इज कॉन्ट्राडिक्टरी विद द एंटीसीडेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। और आप ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचोगे, आप ऐसे जगह पे पहुँचोगे, ऐसे नतीजे पे पहुँचोगे जो कि आपने माना था उसके उल्टा आ रहा है, उसके खिलाफ आ रहा है। आपने कुछ और माना था और आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों आता है स्टूडेंट्स कि आपने ही गलत माना था, ठीक है। तो हम इस तरीके के प्रूफ को इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट प्रूफ में होता क्या, इनडायरेक्ट प्रूफ में सबसे पहली चीज़ तो जो प्रूफ करना है उसको गलत मानोगे और अपने तरफ से कहोगे कि जो दिया है वो गलत है, तो आप उसके उल्टा कुछ और मान लेते हो और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और जब आप आगे बढ़ते तो आपको आंसर अलग आता है, और आंसर जब अलग आता है तो आप देखते हो कि आंसर अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने गलत माना था। आपने जो माना था, आपने जो अज्यूम किया था, अजम्पशन जो आपका था वही रॉन्ग था। इसका मतलब जो दिया है वही सही है। इस तरीके के प्रूफ को हम इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। द कंक्लूजन इज कॉन्ट्राडिक्टरी विद द इंसिडेंट और अ प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी कॉन्सेप्टेड, हैंस द अजम्पशन दैट द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स गोज रॉन्ग, ठीक है। आपने जब कंक्लूजन देखा तो आपका कंक्लूजन प्रॉपर्टी जो दी गई है उसके उल्टा आती है, ठीक है। जब आप उल्टा आती है तो आप क्या कहते हो कि जो दिया था वही सही है और जो हमने माना वो गलत है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रूफ को हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि आपको दिया है अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज़ ऑड, दो से बड़ा प्राइम नंबर ऑड होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर मैंने अभी लिखा था यहाँ पे 2, 3, 5, ठीक है स्टूडेंट्स, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। वो प्राइम नंबर नहीं है। वो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसको दो फैक्टर जो दो ही टेबल में है, एक तो खुद के और एक वन में। जैसे कि 3 है, 3 1 जा 3 और किसी टेबल में नहीं आता। 5 है, 5 1 जा 5। 4 स्टूडेंट्स देखोगे तो 2 2 जा 4 दो के टेबल में आता है। 4 1 जा 4 4 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। 9 देखोगे तो कौन कौन से टेबल में आता है, 3 में आता है, 3 3 जा 9, 9 में आता है, 9 1 जा 9 और 1 में आता है, 3 टेबल में आता है। तो बस वो खुद के और 1 के टेबल में आना चाहिए। तो ऐसा नंबर है 2 3 5 7, फिर उसके बाद है 11, फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स 13, ठीक है। ये सब प्राइम नंबर है। तो क्या कह रहा है, 2 से बड़ा प्राइम नंबर जो है वो ऑड होगा। देखो 2 से बड़ा सारा का सारा जो नंबर है वो ऑड है। इस तरीके से स्टूडेंट बहुत सारे नंबर है लेकिन कोई भी नंबर इवन नहीं होगा। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, बाकी सबके सब ऑड है। तो स्टेटमेंट तो सही है बट हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि 2 से बड़ा जो नंबर होगा वो ऑड होगा। हम मान लेते हैं कि 2 से जो बड़ा नंबर है वो ऑड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने देखा ना कि आपको उल्टा मानना है, ठीक है। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, p इज़ अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 देन इट इज़ ऑड। हमें प्रूफ करना है कि p जो है मान लेते हैं कि एक नंबर है और उस नंबर को हम p मान लेते हैं कि p एक नंबर है जो 2 से बड़ा है और ऑड है, ठीक है। तो गिवन क्या है कि p एक नंबर है जो 2 से बड़ा है, दैट इज़ 1 एंड p आर ओनली डिवाइजर ऑफ p। स्टूडेंट्स प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, एक तो खुद से जाए, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आना चाहिए। मतलब अगर मैंने माना कि p जो है वो प्राइम नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, ठीक है। अब इसको ऑड प्रूफ करना है तो हम ऑड नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। तो p का फैक्टर क्या होगा, 1 और p है ना, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। तो p का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 और दूसरा वो खुद यानी p। तो p के दो फैक्टर होंगे, एक 1 एंड p आर द ओनली डिवाइजर ऑफ p, ठीक है। p इज़ एन ऑड नंबर, हमें प्रूफ करना है कि p ऑड नंबर है। हम क्या मानेंगे कि p ऑड नंबर नहीं है। लेट अस सपोज दैट p इज़ नॉट एन ऑड नंबर, हम क्या मानेंगे कि p ऑड नंबर नहीं है। अगर p ऑड नंबर नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, p इवन नंबर होगा, ठीक है। तो p क्या हो जाएगा, सो p इज़ एन इवन नंबर। p इवन नंबर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इवन नंबर का मतलब क्या होता है, जो 2 के टेबल में है या 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है। तो अ डिवाइजर ऑफ p इज़ 2, मतलब p का डिवाइज़र, p किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। बट इट इज़ गिवन दैट p इज़ अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। लेकिन स्टूडेंट्स हमें दिया गया है कि p जो है वो 2 से बड़ा प्राइम नंबर है। स्टूडेंट्स 2 से बड़ा प्राइम नंबर है और उसको 2 से डिवाइड भी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि 1 एंड p आर द ओनली डिवाइजर ऑफ p। और हमें क्या दिया था, हमने क्या यहाँ पे देखा था कि p का सिर्फ और सिर्फ एक और p यही दो डिवाइज़र है। लेकिन यहाँ पे एक और डिवाइज़र क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसको गलत माना। हमने क्या माना स्टूडेंट्स, हमने p को इवन नंबर माना। अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन दिया क्या है कि वो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं और यहाँ पे तीसरा फैक्टर आ रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होंगे और एक तो वो खुद होगा p और दूसरा 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे हिसाब से क्या आ रहा है, 2 भी आ जा रहा है। तो 1 एंड p आर द ओनली डिवाइजर ऑफ p, ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर कॉन्ट्राडिक्टरी। 1 देखो, 1 में क्या है, डिवाइजर ऑफ p इज़ 2
और 2 में क्या है 1 एंड p आर द ओनली डिवाइज़र। तो p के पास एक और डिवाइज़र है 2, और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में आपको दिया क्या था कि 1 और p बस यही तो इसके डिवाइज़र है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट स्टेटमेंट है, और ये अपोजिट रॉन्ग क्यों हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी। आप कॉन्ट्राडिक्शन पे कहाँ से पहुँच गए। द असम्पशन दैट p इज़ नॉट ऑड इज़ फॉल्स। आपका जो असम्पशन था कि p ऑड नहीं है ये गलत था। हमने माना था ना कि p ऑड नहीं है, तो हमने क्या माना p इवन है। अगर इवन है तो उसका एक और फैक्टर होगा 2। अब उसका एक और फैक्टर 2 है, इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर उसका एक फैक्टर 2 है तो यहाँ पे जो दिया था कि एक और p ही उसका फैक्टर, ये गलत होना चाहिए, या तो ये गलत होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक गलत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुँच गए। हमारे पास 2 रास्ता है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है कि जब हम कुछ करते जा रहे हैं और हमारा आंसर उसके खिलाफ आ रहा है। ऐसा कब हुआ, जब हमने गलत माना। हमने क्या माना, p इवन नंबर है, इसीलिए जो हमारा अजम्पशन था कि p ऑड नंबर नहीं है वो गलत था। दिस प्रूव दैट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। इससे ये प्रूव होता है कि 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इनडायरेक्ट प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट 1.3, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए जो भी सारे बेसिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो पहला सवाल है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ़ एंड देन फॉर्म। आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है, और आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है। द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, सॉल्व एग्जाम्पल, उसमें क्या था कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो हमने क्या माना था कि रोम्बस एक क्वाड्रिलेटर है, तो हमने उसको कंडीशनल में कैसे बदला था, इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस देन द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटर होता है, तो हम इसको लिखेंगे इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत सिंपल है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि वो क्या है। 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटर का यूज़ करना है, 3 साइड वाला फिगर है तो आपको ट्राइंगल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम होता है क्या है, क्वाड्रिलेटर। तो आप लिखोगे कैसे, इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटर होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत सिंपल है, अगर कोई क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल होगा तो उसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखते स्टूडेंट्स। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है तो आखिरी वो ट्रायंगल ना। तो अब हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम किसी भी 4 साइड वाले फिगर के लिए क्वाड्रिलेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही ट्रायंगल में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल हो, सब भी तो एक्चुअली में ट्रायंगल होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल हो, सब ट्रायंगल होते हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इफ़ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके बाद का तो सब क्वेश्चन में है। देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, तो यहाँ से देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था। आप अगर वीडियो नहीं समझा है आपको अभी तक तो आप पॉज करिए और थोड़ा सा पीछे जा कर के सारे आंसर को फिर से सुनिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कन्वर्स, आपको कन्वर्स लिखना है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दिया आपको कन्वर्स। द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर अल्टरनेट एंगल 2 पैरेलल लाइन से बन रहा है तो वो जो क्या कहते हैं एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब पहले आपको दिया कि अल्टरनेट एंगल है, 2 पैरेलल लाइन से बन रहा है, और बाद में आपको क्या कह रहा है कि वो जो लाइन क्या एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमें उल्टा करना है। ठीक है, अब हम दिखाएंगे, पहले दिया कि अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल्स बराबर होगा। स्टूडेंट्स इसका उल्टा क्या होगा, अगर एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ़ अल्टरनेट एंगल मेड बाय 2 लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई अल्टरनेट एंगल 2 लाइन और उसके ट्रांसवर्सल से बन रहा और वो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में क्या दिया है कि एंगल क्या कहते हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल बराबर होगा। द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन से अगर अल्टरनेट एंगल बन रहा है देन दैट ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसका ट्रांसवर्सल कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब आपको पहले दिखाया था कि लाइन पैरेलल है और एंगल तब बराबर होगा। अब हम कैसा लिख रहे हैं कि अगर एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा। इफ़ अल्टरनेट एंगल मेड बाय 2 लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट,
अगर कोई अल्टरनेट एंगल दो लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल से बन रहा है और वो दोनों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, देन द लाइंस आर पैरेलल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। मतलब आपको दिया है कि अगर एंगल्स जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 होगा तो लाइन पैरेलल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होगा उसका सम। तो बस हमें वही लिखना है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेप्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री। मतलब अगर दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटीरियर एंगल बनेगा ट्रांसवर्सल पे वो सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, रेक्टेंगल के डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका उल्टा क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है तो क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल होगा, बस यही लिखना है। इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल अगर कॉन्ग्रुएंट है देन दैट क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल, तब वो क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस सेट 1.3 आपको 6 ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आपको याद नहीं करना है, वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही स्टूडेंट्स। हमारा जो ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको चैप्टर में से हर एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आई होप स्टूडेंट्स आज के जो वीडियो में हमने पढ़ाई की है सारा का सारा आपको टॉपिक समझा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।